ओथेलो। ओथेलो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई उसकी 4 महान ट्रेजेडी में से एक है। कहानी की शुरुआत करते हैं हम। कहानी कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पूर्व की बात है। वेनिस नगरी पर एक जनरल का शासन था जिसका नाम ओथेलो था। वह एक बदसूरत काला हबसी था, लेकिन उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी को देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसने अपने जीवन काल में कई बड़े युद्ध में विजय पाई थी। उसकी इसी बहादुरी और बुद्धिमानी पर डेस्डेमोना फिदा थी और उसे बेहद प्यार करने लगी थी। वह एक धनी पिता ब्रबैशियो की संतान थी। ओथेलो भी डेस्डेमोना से बहुत प्यार करता था, लेकिन डेस्डेमोना का पिता इस बात के लिए रजामंद नहीं था कि उसकी खूबसूरत बेटी इस हबसी से विवाह करे। ओथेलो का एक असिस्टेंट जिसका नाम इयागो था, वह ओथेलो की प्रशंसा से बहुत जलता था और मन ही मन उससे बहुत नफरत करता था। एक दिन ओथेलो मौका पाकर डेस्डेमोना को अपने साथ भगा ले आया और चुपचाप शादी कर ली। इस बात की उसके पिता को कानो कान खबर नहीं हुई। जब इस बात का पता इयागो और उसके साथी रोड्रिगो को हुआ तो दोनों आश्चर्य में पड़ गए। रोड्रिगो और इयागो ब्रबैशियो को उसकी बेटी की सूचना देने के लिए चल पड़े। रास्ते में रोड्रिगो ने शिकायती लहजे में कहा, मुझे बहुत बुरा लगा है इयागो कि मैंने अपना समूचा धन तुम्हारे हवाले कर दिया कि तुम जैसे चाहो खर्च करो, लेकिन तुमने डेस्डेमोना के भागने की खबर मुझे समय पर नहीं पहुंचाई। पहले आप मेरी बात सुन लें। अगर मुझे इसका पता समय से पहले जरा भी हो तो आप मुझे हमेशा अपनी निगाहों में गिरा हुआ व्यक्ति समझना। यागो ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उस हबसी ओथेलो से बहुत नफरत करते हो। रोड्रिगो ने कहा, यह सही है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। शहर के 3 जिम्मेदार धनवान लोगों ने ओथेलो से मेरी सिफारिश की थी कि वह मुझे लेफ्टिनेंट का पद दे दे। मैं इस पद के योग्य भी था, लेकिन उसने उन लोगों से कह दिया कि वह पद उसने किसी और को दे दिया है। शायद तुम्हें आश्चर्य हो कि वह पद उसने हिसाब किताब लगाने वाले उस माइकल कैसियो को दे दिया है, जो एक गोरी औरत के चक्कर में लगा है। अब वह जल्दी ही लेफ्टिनेंट बन जाएगा और मैं उस हबसी का असिस्टेंट। यागो ने कहा, हे भगवान, काश मैं उसे फांसी के फंदे पर झुला पाता। रोड्रिगो ने क्रोधित होकर कहा, अब आप ही इस बात का निर्णय करें कि क्या मैं उस हबसी का खैर ख्वाह हो सकता हूँ। मैं तो उसकी नौकरी ही छोड़ देता। रोड्रिगो ने जले कटे स्वर में कहा, तुम क्या समझते हो कि मुझे उसे कुछ लालच है जो उसकी यह नौकरी कर रहा हूँ? मैं तो इस पेट के लिए यह नौकरी कर रहा हूँ। यागो ने कहा, और फिर मैं इतना पागल भी नहीं हूँ कि अपनी ईर्ष्या को उसके सामने प्रकट कर दूं। उस मोटे होठों वाले हबसी की तकदीर का क्या ठिकाना, बशर्ते उसकी डेस्डेमोना से पटती रहे। रोड्रिगो ने जलन के साथ कहा, अब उसके बाप के पास जाओ, उसे यह सूचना दो कि उसकी बेटी ओथेलो के साथ भाग गई है और उस हबसी का सारा मजा किरकिरा कर दो। यागो ने उसे परामर्श दिया। इस तरह बातें करते हुए वे दोनों डेस्डेमोना के घर पहुंच गए। वहां जाकर यागो ने कहा, जोर से चिल्लाकर डेस्डेमोना के पिता को आवाज दो ताकि शोर से पूरा मोहल्ला जाग जाए। फिर उन दोनों ने जोर जोर से उसके पिता को पुकारना आरंभ कर दिया। वे लगातार उसका नाम लेकर जोर से पुकार रहे थे। आवाज सुनकर ब्रबैशियो ने खिड़की से झांक कर कहा, अपना क्रोधित चेहरा झलकाते हुए पूछा, ये क्या शोर शराबा मचा रखा है? क्या आपके परिवार के सभी व्यक्ति मौजूद हैं? रोड्रिगो ने चिल्लाकर पूछा। क्या आपके सभी दरवाजे में ताले लगे हुए हैं? यागो ने गंभीरता पूर्वक पूछा। यह सब आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ब्रबैशियो ने आश्चर्य से पूछा। अरे आप नहीं जानते, गजब हो गया। आप अपना गाउन पहनकर नीचे आइए, बड़े शर्म की बात है। तुम्हारी बेटी डेस्डेमोना उस काले हबसी ओथेलो के साथ भाग गई है। यागो ने आश्चर्य जताते हुए कहा, क्या तुम लोगों की अक्ल घास चरने गई है? ब्रबैशियो ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। क्या आप मेरी आवाज नहीं पहचानते? रोड्रिगो ने नम्र स्वर में कहा। कौन हैं आप? उसने रोड्रिगो के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। मेरा नाम रोड्रिगो है, वह बोला। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा।
अब तुम दोबारा मेरी नींद में खलल डालने चले आए। ब्रबैशियो ने डांटते हुए कहा। आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए, रोड्रिगो ने कहा। ब्रबैशियो गुस्से से बोला, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इस राज्य में कुछ हैसियत रखता हूँ और इस बात का तुम्हें अच्छी तरह मजा भी चखा सकता हूँ। बड़े दुख की बात है, यागो ने अफसोस जाहिर करते हुए। एक तो हम आपकी मदद करने आए हैं और आप हैं कि आपको तभी पता चलेगा जब आपकी बेटी की शादी उस जंगली के साथ हो जाएगी। कौन बदतमीज आदमी है ये? वह क्रोध से चिल्ला पड़ा। मैं वह आदमी हूँ जो आपको बताने आया हूँ कि तुम्हारी बेटी इस वक्त अपना खानदान पैदा करने में लगी होगी। यागो ने तलखी से कहा, तुम एक बेहुदे इंसान हो। ब्रबैशियो अपने दोनों हाथ सख्ती से पीछे बांधते हुए बोला। क्या बोला आगे? और आप एक सीनेट के सदस्य हैं। यागो ने अपने उभरते क्रोध को जैसे तैसे शांत करते हुए कहा, इसका जवाब भी तुमसे मांगा जाएगा रोड्रिगो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, ब्रबैशियो ने कहा। श्रीमान, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप जरा धीरज से काम लें। आपकी बेटी उस हफ्सी के साथ भाग गई है। जाइए, पहले उसे कमरे में तलाश कीजिए। अगर वह वहाँ मौजूद हो तो आप मेरे खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं, रोड्रिगो ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। ब्रबैशियो ने हड़बड़ाकर कहा, अरे कोई है जो मोमबत्ती जलाकर प्रकाश करे, कहीं आवाज सच ना हो। यागो बोला, अच्छा, अब मैं चलूंगा। मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैं उस हफ्सी के अधीन ही काम करता हूँ। उसके बिना राज्य की सुरक्षा भी नहीं हो सकती। लड़ाई शुरू हो चुकी है और उसके बराबर का कोई सूरमा भी नहीं है। चाहे मुझे उससे नफरत ही सही, लेकिन क्या किया जाए, इन हालातों में भी मुझे उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। यह सब मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ। इतना कहकर यागो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ब्रबैशियो ने रोड्रिगो के साथ मिलकर बेटी को घर के प्रत्येक कोने में तलाश किया, मगर डेस्डिमोना का कहीं भी पता नहीं चला। मायूस होकर उसने रोड्रिगो से कहा, हे भगवान, मेरे खून ने ही मुझे धोखा दे दिया। इससे तो अच्छा यह होता रोड्रिगो कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कर देता। रोड्रिगो ने कहा, मेरा ख्याल है अगर हमारे साथ कुछ सिपाही चले तो हम उन्हें अभी तलाश कर सकते हैं। तुम फौरन कुछ आदमी लेकर आओ और जैसे भी हो उनको तलाश करो। ब्रबैशियो के स्वर में तेजी थी। उसके बाद रोड्रिगो और ब्रबैशियो कुछ सिपाही लेकर डेस्डिमोना की तलाश में निकल पड़े। उधर यागो ओथेलो के पास पहुंचकर उसे रोड्रिगो के खिलाफ भड़काने में लगा हुआ था। ओथेलो ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, वह जो करना चाहता है उसे कर लेने दो। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक शाही खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और किसी भी तरह से डेस्डिमोना के अयोग्य नहीं हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए यागो, मैं डेस्डिमोना से प्यार करता हूँ, इसलिए तमाम दौलत के बावजूद इस वैवाहिक बंधन में बंध गया हूँ। अब मेरी आज़ादी में खलन पड़ गया है। तभी मशाल लेकर कुछ आदमी सामने से आते हुए दिखाई दिए। देखो ये कौन लोग आ रहे हैं? ओथेलो ने सामने की ओर दृष्टि गड़ाए हुए कहा। मुझे लगता है ये डेस्डिमोना के पिता के आदमी हैं। बेहतर होगा कि आप अंदर चले जाएं। यागो जल्दी से बोला। नहीं, मैं यहीं उपस्थित रहकर उनसे बात करूंगा। मेरी काबिलियत, मेरा ओहदा और मेरी ईमानदारी उन्हें बताएगी कि मैं कैसा आदमी हूँ। क्या ये वही लोग हैं? ओथेलो ने उन आते हुए आदमियों की ओर गौर से देखते हुए कहा। आने वालों में सबसे आगे कैसियो था, उसके पीछे कुछ अफसर भी थे। अरे यह तो मेरा लेफ्टिनेंट कैसियो है। कहिए, आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? ओथेलो के स्वर में अब नरमी थी। ड्यूक ने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और फौरन याद किया है, कैसियो ने अदब के साथ कहा। बात क्या है? ओथेलो ने गंभीरता धारण करते हुए पूछा। मेरा ख्याल है कि साइप्रस में कुछ गड़बड़ है। एक के बाद एक 12 हरकारे वहां जा चुके हैं, शायद इसलिए उसको फौरन याद किया है। कैसियो ने पूरी बात बताते हुए कहा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अंदर खबर करके अभी आता हूँ। इतना कहकर ओथेलो अपने कदम अंदर की ओर बढ़ा दिए। उससे जाने के बाद कैसियो ने यागो से पूछा, कहिए असिस्टेंट साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो एक जहाज जीत लिया है उन्होंने। अगर कानूनन
ये उस पर काबिज हो जाते हैं तो समझो हमेशा के लिए रईस आदमी हो गए। यागो ने कहा। मैं समझा नहीं, कैशियो ने उलझन भरे स्वर में पूछा। इनकी शादी हो गई है। इनकी शादी हो गई है, उसने बताया। किसके साथ? कैसियो ने पूछा। तभी यहाँ ओथेलो उपस्थित हो गया। उसे देखते ही यागो ने विषय को बदलते हुए कहा, कैप्टन, क्या आप प्रस्थान कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ओथेलो ने कहा। लीजिए, दूसरा दल भी आपकी तलाश में यहाँ आ पहुंचा है। कैसियो ने दूर आते हुए कुछ लोगों की पदचापों की आवाज़ों को सुनते हुए कहा, अरे ये तो ब्रवेशियो के आदमी हैं। यागो ने कहा, मुझे उनके इरादे नेक नहीं लगते। तभी ब्रवेशियो, रोड्रिगो और अन्य अफसर उनके करीब पहुंच गए। वहीं पर ठहर जाओ, ओथेलो ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। यह रहा वह हब्सी, रोड्रिगो ने बताया। मारो इस चोर को, ब्रवेशियो ने गुर्राते हुए कहा। रोड्रिगो, तुमसे निपटने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। इतना कहकर यागो ने अपनी तलवार मयान से खींच ली। ओथेलो ने कहा, अपनी तलवार को मयान में रख लो यागो। फिर वह ब्रवेशियो से संबोधित होते हुए बोला, श्रीमान, मैं जरा आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अरे ओ बदमाश, कहाँ छिपा रखा तूने मेरी बेटी को? मेरी इतनी नाजुक और खूबसूरत बेटी को तूने जादू टोना करके अपने वश में कर लिया है, इसलिए तो वह मुझे छोड़कर तुझ जैसे हफ्सी के साथ चली आई। अब मैं तुझे इस वक्त गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाऊंगा, ब्रवेशियो ने धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा। ओथेलो ने कहा, खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़े, मैं इनसे अकेला ही निपट लूंगा। बोलो कहाँ चलना है? जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। जेल खाने में, ब्रवेशियो ने कहा। मुझे वहां जाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे ड्यूक के सामने उपस्थित होना है, जिन्होंने मुझे किसी जरूरी काम से याद किया है। क्या वह सही है कि ड्यूक संसद सदस्यों की बैठक इतनी रात गए कर रहा है? आखिर ऐसी क्या गंभीर बात हो गई? ब्रवेशियो ने कहा। फिर वे सभी ड्यूक के यहाँ रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही ड्यूक ने कहा, बहादुर ओथेलो, हमें तुर्क लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हें फौरन वहां भेजना है। जब ड्यूक की नज़र ब्रवेशियो पर पड़ी तो वह बोला, अरे महोदय, आप जरा इधर आइए, मैंने आपको अभी तक देखा नहीं था। इस समय तो हमें आपकी राय की भी सख्त जरूरत है। यहाँ तो मैं अपने एक भारी नुकसान की वजह से उपस्थित हूँ, उसने उदासीन स्वर में कहा। आखिर बात क्या है? ड्यूक ने उससे पूछा। मेरी बेटी, क्या उसका देहांत हो गया? ड्यूक ने पूछा। किसी ने मेरी बेटी को जादू टोना करके अपने वश में कर लिया है और उसे भगा ले गया है। जिसने भी तुम्हारी बेटी के साथ एक घृणित कर्म किया है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों न हो, कानून के मुताबिक तुम उसे जो भी सजा देना चाहो दे सकते हो, ड्यूक ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। सरकार, इस समय वह आदमी यहीं पर उपस्थित है और वह यही काला हब्सी है जिसे आपने अपने पास बुलाया है, ब्रवेशियो ने अपना मुंह लटकाते हुए कहा। ओथेलो, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो? ड्यूक ने उनसे उत्तर पूछा। ड्यूक ने उसे पूछा। यह भला क्या कहेगा? ब्रवेशियो ने कहा। ओथेलो ने दृढ़ स्वर में कहा, यह सच है श्रीमान कि मैंने इनकी लड़की को ले आया हूँ। मैंने उसे शादी भी कर ली है, लेकिन जितने आरोप या मेरे ऊपर लगा रहे हैं वे सभी गलत हैं। मैं इनकी बेटी से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मेरी बेटी बहुत भोली है, बस हब्सी से कदापि शादी करना पसंद नहीं करती। जरूर इसने जादू टोने के असर से बहका लिया है जो वह ऐसी हरकत कर बैठी। ब्रवेशियो के लहजे में आक्रोश का पूट था। इतना कह देने से यह बात सच साबित नहीं हो जाती। कौन मानेगा इनकी बातों को? ड्यूक ने गंभीरता ओढ़ते हुए कहा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि किसी के माध्यम से सराय से उस लड़की को यहाँ बुला लिया जाए जो अपने पिता के सामने ही मेरे बारे में अपना बयान दे देगी। अगर मेरे द्वारा कही गई बातों में जरा भी झूठ का पुट निकले तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर मेरी जान ले ली जाए, ओथेलो ने गंभीर स्वर में कहा।
ड्यूक ने फौरन ही डेस्डेमोना को बुलाने का हुक्म सुना दिया। यागो तुरंत ही कुछ लोगों के साथ उस लड़की को लेने चला गया। उन लोगों के वहां जाने के बाद ओथेलो ने बताया कि मैं डेस्डेमोना के पिता के बुलाने पर जब वहां जाता था तो उसके पिता अक्सर मेरी लड़ाइयों और समुद्री सफर के विषय में बातचीत किया करते थे। डेस्डेमोना बड़े ध्यान से सुना करती थी और उसके विषय में बड़ी गहराई से सवाल पूछा करती थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या नहीं। मेरे द्वारा ना कहने पर धीरे धीरे वो मुझे बेहद प्यार करने लगी। बस मेरे पराक्रम की कहानियों ने ही उस पर जादू किया था। तभी यागो डेस्डेमोना को लेकर वहां उपस्थित हो गया। डेस्डेमोना ने वहां आकर कहा, मेरे पूज्य पिताजी, आपने मुझे पाला पोसा, मुझे दिल खिलाया पढ़ाया, मुझे लिखाया पढ़ाया, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी इज्जत करूं, आपका कहना मानूं। लेकिन मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, मेरा यह भी फर्ज बनता है कि मैं इनका भी उसी प्रकार कहना मानूं जिस तरह मेरी माँ आपका कहना मानती थी। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अब मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। अब मेरी जो भी संपत्ति है उसे मैं ओथेलो को सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई अन्य औलाद भी नहीं है। तुमने बिल्कुल उचित फैसला किया है, ड्यूक ने कहा। इस प्रकार ये दोनों तुमसे प्यार करेंगे। बीती हुई बातों को जल्दी ही भुला देना चाहिए, नहीं तो से अपना ही नुकसान होता है। फिर ड्यूक ने ओथेलो से कहा, ओथेलो, फिलहाल तुम्हें अपनी नई उमंग भरी रातों को लड़ाई के हालातों को देखते हुए छोड़ना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी की देखभाल का उचित प्रबंध किया जाए। वह बोला, अगर तुमको कोई ऐतराज न हो तो यह अपने पिता के पास रख सकती है। ड्यूक ने कहा, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूँगा। ओथेलो गंभीरतापूर्वक बोला, मैं भी यह नहीं चाहूँगा। प्रोफेसर ने भी ओथेलो की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तभी डेस्डेमोना बोल पड़ी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? ड्यूक ने पूछा। मैं ओथेलो से प्यार करती हूँ। मैं उसकी बहादुरी और समझदारी की कायल हूँ। मैं उनसे पल भर भी अलग नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे भी उनके साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाए। ओथेलो ने भी आदरपूर्वक कहा, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि डेस्डेमोना मेरे साथ जाए। मैं इसे आज़ादी और हंसी खुशी के दिन गुजारने का पूरा अवसर देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरे फर्ज में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, तुम जैसा उचित समझो, लेकिन तुम्हें तुर्कों से मुकाबला करने के लिए तुरंत ही रवाना हो जाना चाहिए। ड्यूक ने आदेश दिया। सीनेट ने भी ड्यूक के इस आदेश का तुरंत समर्थन कर दिया। तब ओथेलो ने कहा, जैसी आप लोगों की आज्ञा। ड्यूक ने कहा, ओथेलो, तुम अपनी जगह किसी दूसरे अफसर को नियुक्त कर जाना जिससे तुम्हारी अनुपस्थिति में वो हमको जवाब दे सके। मैं अपने स्थान पर अपने असिस्टेंट को छोड़ जाऊंगा। ओथेलो ने कहा, जो एक ईमानदार आदमी है वह मेरी पत्नी की अपनी देख रेख में सही प्रश्न लेकर आएगा और आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। प्रोफेसर ने कहा, ओथेलो, मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखना और इस पर कड़ी नज़र रखना, क्योंकि जब इसने अपने पिता को धोखा दिया है तो ये तुम्हें भी कभी धोखा दे सकती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे डेस्डेमोना पर पूरा विश्वास है। यागो, मैं डेस्डेमोना को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम इसे अपनी पत्नी के साथ रखना और इसे साइप्रस ले जाना। ओथेलो ने कहा। फिर वो डेस्डेमोना को लेकर घर की ओर चल दिया। उसके कूच करने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। उनके वहां के जाने के उपरांत यागो ने रोड्रिगो को सलाह दी, तुम अपना रूप बदल कर लड़ाई में क्यों नहीं चलते? तुम अपना सारा रुपया पैसा बांध कर वहां चलो। जब डेस्डेमोना उस हफ्ते से ऊब जाएगी तो उसे तुरंत एक नौजवान की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त वह तुम्हें देखकर काफी राहत महसूस करेगी और तुमसे प्यार करने लगेगी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? रोड्रिगो ने गंभीरतापूर्वक पूछा। क्या तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं? तुम अपना रुपया पैसा बांधकर शीघ्र ही जाने की तैयारी करो। मैं ओथेलो से हमेशा नफरत करता हूँ और करता रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। यागो ने रोड्रिगो से हमदर्दी जताते हुए, कल सुबह हम लोग वहाँ मिलेंगे, रोड्रिगो ने जाने की तैयारी करते हुए पूछा। मेरे घर पर, उसने जवाब दिया। तत्पर वे दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। यागो के मन में न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र ऊपर
उपज रहे थे। वह ओथेलो और डेस्डेमोना के विरुद्ध बहुत सी चालें सोचता हुआ चला जा रहा था, जिसका किसी को पता नहीं था। यह वो सोच रहा था कि वह ओथेलो से कहेगा कि कैशियो से डेस्डेमोना की नाजायज संबंध है। उधर जहाज पर मोंटानो को एक व्यक्ति सूचना देता है कि लड़ाई समाप्त हो गई है और यहाँ मूर, ओथेलो तथा उनका लेफ्टिनेंट कैशियो भी शीघ्र पहुंचने वाले हैं। मोंटानो ने ओथेलो के प्रति हमदर्दी जताते हुए कहा, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ओथेलो सही सलामत साइप्रस पहुंच जाए, क्योंकि मैं तो उनसे अधीन कार्य कर चुका हूँ और वाकई बहुत काबिल कैप्टन है। चलो समुद्र के किनारे पहुंचकर हम उनके जहाज की प्रतीक्षा करें। तभी वहाँ कैशियो आ पहुंचा। उसने कहा, आप सब लोग ओथेलो की प्रशंसा कर रहे हैं, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ईश्वर उनकी रक्षा करे, क्योंकि मैं उन्हें भयंकर तूफान में घिरा छोड़ आया हूँ। उनका जहाज तो मजबूत है, मोंटानो ने फिक्रमंद होकर कहा। जहाज भी मौजूद है और मांझी भी तजुर्बेकार है। मुझे उनकी सलामती का भी पूरा यकीन है, लेकिन परेशानी तो है ही, कैसियो ने अफसोस जताते हुए कहा। तभी सामने से एक जहाज आता देख कैशियो ने कहा, जाकर पता लगाओ कि यह जहाज किसका है। मैं अभी जाकर देखता हूँ, एक व्यक्ति जहाज की ओर बढ़ते हुए बोला। मोंटानो ने कैसियो से पूछा, श्रीमान लेफ्टिनेंट, यह तो बताइए कि क्या तुम्हें जनरल शादीशुदा हैं? जी हाँ, उन्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है जिसके चर्चे समूचे वेनिस नगर में होते सुनाई पड़ जाएंगे। तभी उस व्यक्ति ने आकर बताया, यह जहाज किसी यागो का है जो जनरल का असिस्टेंट है। कैसियो बोला, मालूम पड़ता है कि वह बहुत तेजी से जहाज चला कर आया है, उसके साथ डेस्डेमोना भी है। कौन है वह? मोंटानो ने पूछा। यही तो है हमारे जनरल की पत्नी, कैसियो ने कहा। हे भगवान, ओथेलो को भी जल्दी से यहाँ भेज दो। उसी समय डेस्डेमोना, एमिलिया, इयागो, रोड्रिगो और अन्य सेवकों ने वहाँ प्रवेश किया। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनका तहे दिल से स्वागत सत्कार किया। डेस्डेमोना ने आते ही पूछा, बहादुर कैशियो, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरे पति के बारे में क्या खबर है? वे अभी नहीं आ पाए हैं और न मुझे उनके बारे में कुछ मालूम है, लेकिन वे सही सलामत हैं और जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। कैसियो ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। डेस्डेमोना बोली, मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन तुमने उनका साथ कैसे छोड़ दिया? तभी सामने से एक दूसरा जहाज आते देखकर कैशियो ने डेस्डेमोना से कहा, देखो वह दूसरा जहाज भी आ पहुंचा है। तभी एक व्यक्ति ने आकर बताया, यह तोपों की आवाजें किले को सलामी दे रही है। कोई अपना दोस्त ही है, ऐसा ही लगता है, लेकिन जाकर पता लगेगा। कैसियो ने आदेश दिया, जाओ पता लगाओ। कुछ देर बाद डेस्डेमोना